गुड इवनिंग। सिविक पेड बैच में आप सभी का स्वागत है। सेशन को जल्दी से ज्वाइन करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। वैसे भी आज सुबह से नाक से जो है 2 नली बंदूक चल रही है। गुड इवनिंग सभी सिविक क्लासेस के नागरिकों, जल्दी जागो। एक बार सुबह जगाते हैं, एक बार शाम को जगाते हैं, जगह जगह तो हम पढ़ाते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आवाज और वीडियो ठीक से दिखाई दे रही है कि नहीं। आवाज और वीडियो ठीक से दिखाई दे रही है कि नहीं। गुड इवनिंग मोनी। कितना समय लग जाता है कमेंट करने में? जगजीवन, यस मैम। चलिए, कोई दिक्कत, अब कोई समस्या? अब ठीक है, कुछ फिनिश गुड, ऑल क्लियर। चलो, ऑल क्लियर। तो जरा हमें हेडिंग बता दो, कहाँ तक चला था कल? एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। कहाँ तक पढ़ाया गया था? बहुलवाद की आलोचना पढ़ना। सोनू सिंह, गुड इवनिंग। हमें लगता है बहुलवाद की आलोचना पढ़ना मिस पायलट वाला। क्यों? टॉपिक बताइए जरा अपनी नोट्स देख करके। गुड इवनिंग। अच्छा ठीक, बहुलवाद की आलोचना पढ़ना। चलिए, तो हेडिंग डालिए बहुलवाद की आलोचना। अभी इसको एक बार ब्लैक करके भी चेक किया जाएगा इसे। बहुलवाद की आलोचना, बहुलवाद की आलोचना, बहुलवाद की आलोचना। अब मिस पॉलेट जैसे विचारक बहुलवाद की आलोचना तो करती हैं। पहली बात तो यही जान लीजिएगा, मिस पॉलेट एक महिला विचारक है। लगभग विद्यार्थी कितने तो प्रयागराज के कुछ राजनीति में जो महिला विचारक हैं उनको जानते ही नहीं वो महिला विचारक है। बस करते हैं बोलते रहते हैं। ठीक है, तो जबरदस्ती की आलोचना तो हुई है बहुलवाद में, लेकिन प्रजातंत्र या लोकतंत्र में चाहे कितनी ही कोई बहुलवाद की आलोचना कर ले, कुछ जबरदस्ती की ही आलोचना होगी। वास्तव में संप्रभुता रूपी सर्वोच्च शक्ति का विभाजन ही सबसे बेहतर है, क्योंकि तभी सत्ता की निरंकुशता से बचा जा सकता है, सत्ता के मनमानेपन से बचा जा सकता है। क्योंकि शक्ति जितनी बटी होती है उतने ही उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां भी बटी होती हैं, और जितनी जिम्मेदारियां बटी होती हैं कर्तव्य भाव की भावना उतना ही बढ़ती रहती है। मीना गौतम, गुड इवनिंग। तो भैया आप में से जितने लोग दिवाली वाली में इधर उधर होने वाले हो, कम से कम मोबाइल सबकी सबके पास होने वाली है। अब प्रयागराज तो आज ही से जान लीजिए उजाड़ नजर आ रहा है, सड़कें विधवा नजर आ रही हैं, क्योंकि सड़कों के जो राजा हैं यानी प्रयागराज के जो विद्यार्थी हैं वो सब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं छुट्टी के मूड में। लेकिन हमारी आपकी छुट्टी नहीं होगी। किसी भी हाल में मिठाई खाइए, दिया जलाइए, लेकिन अपनी क्लास के साथ, विषय के साथ। जब तक नौकरी न लग जाए तब तक काहे की छुट्टी, चैन नहीं लेंगे हम। ठीक, चलिए, तो बहुलवाद की जो आलोचना हुई उस आलोचना में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 ही विचारक हैं, एक मिस पॉलेट हैं और एक सेबाइन है ना। मिस पॉलेट कहती हैं कि बहुलवाद के शक्ति के विभाजन का जो पक्ष है
वो तो मुझे भविष्य काल की भविष्यवाणी नजर आता है, भविष्यकालीन भविष्यवाणी नजर आता है। अर्थात मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में ऐसी शक्ति संभव है जिसे विभाजित की जाए, इसलिए भविष्य की भविष्यवाणी है। तो भाई जब ये थी तब इनके हिसाब से भविष्य की भविष्यवाणी है, लेकिन आज तो वो सत्य प्रतीत हो रहा है। उसी पे सेबाइन महाराज आते हैं, कहते हैं वैसे तो मैं कलवादी हूँ, हाँ अगर कोई विकल्प नहीं बचता है तो मैं बहुलवादी हूँ। ठीक है, जिसको सुनकर मिस फॉलेट कहती हैं कि मैं तो बहुलवादी नहीं हूं क्योंकि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए मिस फॉलेट के बारे में। मिस फॉलेट बहुलवाद की सबसे बेहतरीन आलोचना, बहुलवाद की सबसे बेहतरीन आलोचना मिस फॉलेट ने किया। सबसे बेहतरीन आलोचना मिस फॉलेट ने किया, जिसकी जितनी शिकायत थी अब दूर हो गई है। कहीं बोर्ड कट नहीं होगा, कहीं आवाज कट नहीं होगी। ये पूरा हफ्ता लगभग 7-8 दिन हम लोग झक मारे हैं आपकी स्टूडियो में, जान लीजिए। जितनी फीस उस आप लोगों ने दी थी ना, पढ़ाने की मेहनत छोड़ दी थी, इसे 1 हफ्ते में निकल गई। मतलब इतनी मेहनत कर ली है कि आपके एक एक ईमानदारी के पैसे का वसूल कर दिए हैं, इतनी मेहनत के, तब जाके अब सब चीजें प्रॉपर हो गई। ठीक है, तो बहुलवाद की सबसे बेहतरीन आलोचना मिस फॉलेट ने किया। ठीक, मिस फॉलेट ने अपनी पुस्तक, भाई मिल को नहीं पढ़ रहे हैं मिस फॉलेट, इसीलिए आज मेरी आवाज तबीयत खराब होने के बाद भी थोड़ी तेज हो गई है, क्योंकि सारे काम निपट गए हैं। मिस फॉलेट ने अपनी पुस्तक मिस फॉलेट ने अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में अपनी पुस्तक न्यू स्टेट में बहुलवाद के न्यू स्टेट में बहुलवाद के शक्ति के विभाजन के पक्ष को शक्ति के विभाजन के पक्ष को भविष्य काल की भविष्यवाणी कहा। शक्ति के विभाजन के पक्ष को भविष्य काल, भाई क्या हो गया है, भविष्य काल की भविष्यवाणी कहा है। भविष्य काल की भविष्यवाणी कहा। बहुलवाद के शक्ति के विभाजन के पक्ष को भविष्य काल की भविष्यवाणी कहा है। भविष्य काल की भविष्यवाणी कहा है। फॉलेट ने एकलवाद का समर्थन करते हुए कहा। फॉलेट ने एकलवाद का समर्थन करते हुए कहा। फॉलेट ने एकलवाद का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी आत्मा का निवास मेरी आत्मा का निवास तो राज्य में। मेरी आत्मा का निवास तो राज्य में। ऐसे एक हीगल का कथन है, वो और पीछे है,
दूसरे संदर्भ में है, कभी देख लीजिएगा। लेकिन मिस फॉलेट अपनी किताब में कहती हैं कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है, क्योंकि राज्य ही सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुताधारी है, असीमित है, अदेय है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए मेरी आत्मा का निवास राज्य में है। ठीक है, मेरी आत्मा का निवास राज्य में। चलिए, इसी पर आगे चल के सेबाइन कहता है, सेबाइन कहता है, सेबाइन कहता है कि वैसे तो मैं एकलवादी हूं। सेबाइन कहता है कि वैसे तो मैं एकलवादी हूं। ये तो बिन पेंदी लोटा नजर आ रहा है। वैसे तो मैं एकलवादी हूं, लेकिन विकल्प न बचने पर, यानी कोई अगर विकल्प न बचे, लेकिन विकल्प न बचने पर, विकल्प न बचने पर मैं बहुलवादी बन सकता हूं। विकल्प न बचने पर मैं बहुलवादी बन सकता। वैसे तो मैं एकलवादी हूँ, लेकिन विकल्प ना बचने पर मैं बहुलवादी बन सकता हूँ या बनने को तैयार खड़ा हूँ। ठीक, ये तो हो गई आलोचना। अब अगर आप इसका निष्कर्ष लिखें या बहुलवाद का योगदान लिखें, तो आप हेडिंग डालेंगे योगदान, योगदान या निष्कर्ष। कभी जीआईसी पे एग्जाम देना पड़े तो सब ऐसे ही हेडिंग जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे काम आएगा, योगदान व निष्कर्ष। ठीक है, चलिए। वैसे तो एकलवादियों ने, वैसे तो एकलवादियों ने, आज सारी पीडीएफ पहुंच जाएगी, बहुलवाद की खूब आलोचना। वैसे तो एकलवादियों ने बहुलवाद की खूब आलोचना, लेकिन बहुलवाद ने, दुनिया को निरंकुशता के खतरे से बचाया। बहुत बड़ा एहसान किया। बहुलवाद ने सर्वोच्च शक्ति का विभाजन करके, ऐसे लिखे, बहुलवाद ने सर्वोच्च शक्ति का विभाजन करके, सर्वोच्च शक्ति का विभाजन करके दुनिया को, सर्वोच्च शक्ति का विभाजन करके दुनिया को निरंकुशता के खतरे से बचाया। दुनिया को निरंकुशता के खतरे से बचाया। दुनिया को निरंकुशता के खतरे से बचाया। ठीक, सत्ता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता के विकेंद्रीकरण से, सत्ता के विकेंद्रीकरण से प्रजातंत्र का मार्ग सरल बनाया। प्रजातंत्र का मार्ग सरल बनाया। सत्ता के विकेंद्रीकरण से प्रजातंत्र का मार्ग सरल बनाया, यानी प्रजातंत्र का
कि जो सबसे बड़ी समस्या थी सबसे पहले कि प्रजातंत्र को निरंकुशता के खतरे से कैसे बचाया जाए। तो सबसे बड़ा काम इसने क्या किया, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया या शक्ति का विभाजन कर दिया, शक्ति को अलग अलग संघों में बांट दिया। जब कुछ बट जाता है तो वो पूरे से कम हो जाता है, जो पूरे से कम हो जाता है उसके निरंकुश होने का खतरा खत्म हो जाता है। इसलिए बहुलवाद ने प्रजातंत्र का रास्ता सरल किया, मार्ग प्रशस्त किया, थोड़ी आसान कर दी प्रजातंत्र की सफलता को। ठीक है, इसीलिए कभी कभी इस संप्रभुता या ऐसे लेते, इसीलिए कभी कभी इसे संप्रभुता का, हाँ इस तरह लिखें, इसीलिए इसीलिए इसे कभी कभी इसीलिए इसे कभी कभी संप्रभुता का प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसीलिए इसे कभी कभी संप्रभुता का प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन आम जनमानस के जीवन को और सरल, एक मिनट, और सहज बनाता है। इसीलिए इसे प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी में लिखिएगा, कभी 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 प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। संप्रभुता का प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। संप्रभुता का प्रजातांत्रिक सिद्धांत। ये तो हो गई आलोचना और निष्कर्ष। ठीक है, कि कितनी भी आलोचना कर ली जाए, ये सत्य है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जनता को सहारा मिला सरकार की निरंकुशता से बचने का, वो ये था कि लोकतंत्र में शासक जो है वो जनता के द्वारा चुना गया। जब लोकतंत्र में शासक जनता के द्वारा चुना गया तब जाके लोकतंत्र बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी भी लोकतंत्र के टेस्ट में कुछ गड़बड़ी थी। खाना बहुत स्वादिष्ट था, मिर्ची ज्यादा थी। मिर्ची को कम करके खाने को मीठा बनाने का प्रयास किया गया जब बहुलवादी संप्रभुता अस्तित्व में आई। यानी जो शक्ति की अति थी उसको कम किया गया, सीमित किया गया, बांटा गया, स्पष्ट किया गया। ठीक है, विभाज्य किया गया, जिससे प्रजातंत्र को बहुत मदद मिली। इसीलिए बहुलवादी संप्रभुता को प्रजातांत्रिक संप्रभुता का भी सिद्धांत कह दिया जाता है, या संप्रभुता का प्रजातांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि संप्रभुता का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं। आलोचना हो के आज सिद्धांत खत्म हो गया, अब प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको संप्रभुता के अलग अलग स्वरूप, संप्रभुता का सिद्धांत, संप्रभुता का निवास, है ना, ये सब समझ में आया कि नहीं। कमेंट करके बताइए, हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। लगभग 80+ लोगों ने कोर्स ले लिया, 82 लोगों ने। सब देखते लाइव हैं, बाद में सब देखते हैं। सब दरअसल यही समय होता काम धाम का भी, तो कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं मैम हम लोग उस समय नहीं देख पाते, बाद में देखते। जगजीवन एस मैम, मनोज यस मैम। चलिए, समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, मेहनत सफल हो रही है। प्रीवियस ईयर हम करवाते भी चल रहे हैं और आप करते भी चलिएगा। सुबह संयोग से यही टॉपिक भी देखिए चल रहा है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे संप्रभुता के प्रकार। आलोचना थोड़ी सी बची थी इसलिए
संप्रभुता के प्रकार पढ़ेंगे। कल वाली वीडियो का नाम नहीं पढ़ा है, उसको सही करा देंगे। आज ऋषभ भैया आ गए हैं तो आज सब नाम वाम पढ़ गया है, कल वाली का नाम पढ़ा नहीं। चलो हेडिंग डालिए संप्रभुता के प्रकार। संप्रभुता के प्रकार थोड़ी ऊपर डालिएगा क्योंकि डायग्राम बनाना है। संप्रभुता के प्रकार, इसी प्रकार को कहीं कहीं संप्रभुता के स्वरूप भी कहा गया है। हेडिंग समझना बहुत जरूरी है। संप्रभुता के विभिन्न स्वरूप। एक बार प्रश्न आया था कि संप्रभुता के कितने प्रकार के सिद्धांत हैं। सिद्धांत कितने प्रकार है? 2, 4, 6 ऐसे करके। अब लोग पढ़े तो बहुत अच्छा थे, हेडिंग ही किसी क्लियर नहीं थी, प्रकार कौन सा था, सिद्धांत कौन सा था, स्वरूप कौन सा था और निवास किसमें हुआ था। इस चक्कर में लोग गलत करके आ गए। आपने पढ़ा है संप्रभुता के केवल 2 ही सिद्धांत, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। ठीक है, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। चलिए तो आगे बढ़िए। संप्रभुता के प्रकार या विभिन्न स्वरूप, मेरा विभिन्न स्वरूप टेढ़ा क्यों हो गया है? या विभिन्न स्वरूप, अमूमन मेरी लाइन टेढ़ी नहीं होती, देखें आजकल बोर्ड पे इस बोर्ड पे टेढ़ी हो जा रही है, ऑफलाइन वाले बोर्ड पे नहीं टेढ़ी होती है। क्या मेरे को समस्या आई नहीं से। संप्रभुता के प्रकार, चलिए संप्रभुता के प्रकार में पहला प्रकार है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता। दूसरा प्रकार है राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता। तीसरा प्रकार है लोकप्रिय या जन संप्रभुता। इसी सबके क्वेश्चन संयोग से सही, लोकप्रिय या जन संप्रभुता। चौथा प्रकार है नाम मात्र की या, एक मिनट, छींक आ रही है, अगर माइक नहीं बंद की है तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जुकाम की सबसे बड़ी खासियत, सबसे खराब स्थिति तब आती है जब छींक आधा आके वापस चली जाती, कुछ समय बहुत हालत खराब हो जाती है। पहले समझा दिया, फिर लिखवाए दीजिए। लिखना इम्पोर्टेंट, लिखने के कारण क्या लिखे हैं आपकी श्रीवास्तव? अरे इसीलिए तो डायग्राम बनवा रहे। देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या है, या तो पीछे पीडीएफ लिखा है, ऑफलाइन क्लास में पहले लेक्चर चलता है तब लिखवाया जाता है, यही नियम है। ऑनलाइन क्लास का अपना एक नियम है, जैसे बीएड में आप क्लास का नियम पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन क्लास का अपना नियम है। जब तक बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है तब तक आपको क्या समझाएंगे, क्योंकि आप तब समझते हैं जब लिखा भी हो और बोला भी जा रहा हो। इसलिए एक डायग्राम पहले बोर्ड पे बनाना ही पड़ता है, तब जाके चीजों को लिखवा मिलता है या समझा मिलता है। ठीक है, तब ऑनलाइन में हमें मजबूरी में हमें लिखना बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पे जाना, हमें ना अपने पढ़ने में ना पढ़ाने में लिखना खुद नहीं पसंद है, क्योंकि लिखने से मूल वर्जन रह जाता है। हालांकि आपको समझ उतना ही आएगा, लेकिन प्रश्न भी आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन शायद आप समझा बहुत नहीं पाते। ठीक है, अंतिम उद्देश्य हमारा परीक्षा पास करना है, समझाना आए चाहे ना, लेकिन फिर भी कुछ तो होना ही चाहिए। तो हम खुद ये प्रयास करते हैं आशीष कि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, लेकिन ऑनलाइन में लिखना ही लिखना। बीच में मैंने पीडीएफ शुरू किया था तो सबको समझ में कम आया। दरअसल प्रयागराज के शिक्षकों ने सबका मन बढ़ा दिया है, विद्यार्थियों की आदत बिगाड़ दी, पहले ही उन्हें पंगु बना दिया है लिख लिख के पढ़ा के। तो ये समस्या है। नाम मात्र की व वास्तविक संपत्ति, नाम मात्र की व वास्तविक संपत्ति।
अब ये डायग्राम बना लीजिए, पहले समझेंगे तभी लिखेंगे। नाम मात्र की व वास्तविक संप्रभुता। ठीक है, आगे बढ़िए। विधितः, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। विधितः ऐसे लिखे, विधितः संप्रभुता, विधितः संप्रभुता व तथ्यतः संप्रभुता, विधितः संप्रभुता व तथ्यतः संप्रभुता। ठीक, विधितः संप्रभुता व तथ्यतः संप्रभुता। चलिए, अब इन लोगों के समर्थक जरा देख लीजिए। कानूनी संप्रभुता में आपको, कानूनी संप्रभुता में आपको हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन पढ़ने को मिलता है। हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा विचारक कौन है? ऑस्टिन। राजनीतिक संप्रभुता में आपको डायसी और गिलक्राइस्ट पढ़ने को मिलता है। डायसी और गिलक्राइस्ट पढ़ने को मिलता है। लोकप्रिय संप्रभुता में आपको इसका प्रतिपादक रूसो, ब्राइस और मार्सिलियो दी पादुआ पढ़ने को मिलता है। मार्सिलियो डी पादुआ, पूरा नाम इसका ये, मार्सिलियो डी पादुआ पढ़ने को मिलता है। ठीक, ये तीन के तो विचारक हो। अब आगे आपको विचारक ना मिल करके विशेषता मिलेगी। ठीक है, नाम मात्र वास्तविक के कोई विचारक नहीं है और विधितः और तथ्यतः के भी कोई विचारक नहीं, लेकिन इसके अपने बहुत जबरदस्त कंसेप्ट हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाम मात्र की यहाँ कर दीजिए वास्तविक संप्रभुता, नाम मात्र की व वास्तविक संप्रभुता, इन दोनों को छोड़ दीजिए, है ना, या तो इस तरह लिख दीजिए, नाम मात्र और वास्तविक। वास्तविक, भारत में नाम मात्र की संप्रभुता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। सारा सरकारी काम काज केंद्रीय स्तर पे राष्ट्रपति के नाम से और राज्य स्तर पर राज्यपाल के नाम से। और वास्तविक संप्रभुता किसके पास होती है? सारा काम धाम करता कौन है? नाम तो राष्ट्रपति का है, लेकिन सारे निर्णय, सारा काम धाम कौन करता है? कार्यपालिका समर्थित प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, कार्यपालिका समर्थित प्रधानमंत्री करता है। अब इसमें देखिए, इसके भी दो स्वरूप हैं। एक है विधितः, विधितः, और दूसरा है तथ्यतः। तथ्यतः, विधितः और तथ्यतः। इसी को आप डी जूरी, और एक क्या है? डी जूरी डी फैक्टो। इसी को आप डी जूरी और डी फैक्टो, डी जूरी और डी फैक्टो कहते हैं। इसमें डी जूरी और डी फैक्टो के उदाहरण में आप देखें तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण बनता है, जैसे भारत में क्या भाई, भारत के मनमोहन सिंह, एक दौर था कि भारत के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, जैसे मनमोहन, ये प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन इनका शासन चला कौन रहा था? सोनिया गांधी। डी फैक्टो, डी। ठीक, पाकिस्तान के नवाज शरीफ प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उन्हीं की सेना का जो सेनापति था वो उन्हें उनकी सत्ता से अपदस्थ कर दिया था। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, क्योंकि वो डी जूरी है। डी जूरी मतलब होता है कि
जूरी, जिसके पास विधिगत अधिकार है, जो संविधान के तहत जिसका निर्माण हुआ है, जिसको जनता ने पसंद किया है, और तथ्यतः मतलब होता है लेकिन तथ्य, व्यवहार में शासन कोई और कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा था कि प्रधानमंत्री लगभग जो है शून्य रहे। मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में निष्क्रिय रहे। उनको वो जब प्रधानमंत्री बनाए गए उसी की कृतज्ञता जो है वो 10 साल निभाए कांग्रेस के परिवार के प्रति, है ना। तो उस हिसाब से तो सही था, लेकिन आप 125 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं। अब तो कम से कम आप सोनिया गांधी के नियंत्रण में नहीं रह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने इस चीज को निभाया। ठीक, खैर उसे और आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इसमें हम लोग जो पहली संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक, कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत लीजिए। कानूनी 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 संप्रभुता। अभी आपने पढ़ा कि कैसे हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। इसको ऋषभ आज टाइट कर दो, लप लप कर रहा है। पहली बात तो ये रखो अपना पेपर, इसकी साइज कौन टेढ़ी कर देता है, ये इस तरह से होता है। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर। तो जो कानूनी संप्रभुता है उसके समर्थकों में सबसे बड़ा नाम हॉब्स का आता है और बेंथम का आता है और ऑस्टिन का आता है। आपने पढ़ा था कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन, सर्वप्रथम प्रतिपादन तो हॉब्स ने किया था। सर्वप्रथम प्रतिपादन तो हॉब्स ने किया था, लेकिन ऑस्टिन महोदय कानूनी संप्रभुता के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी कानूनी संप्रभुता के लिए जाना कौन गया? ऑस्टिन जाना गया। ऑस्टिन जितना कोई विचारक कानूनी संप्रभुता का समर्थक नहीं, बशर्ते इस घर में यानी इस खानदान में 3 तो प्रमुखता हैं, हॉब्स है, बेंथम है और ऑस्टिन है। हॉब्स है, बेंथम है और ऑस्टिन। तो कानूनी संप्रभुता होती क्या है समझ तो चुके हैं, लेकिन ठीक है, बिना लिखे समझाने का प्रयास करते हैं। पहले, किसी भी राज्य में जो विधि बनाने और विधि लागू करने वाली संस्था होती है उसी के हाथ में कानूनी संप्रभुता होती है। आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में विधि बनाने का काम संसद सहित राष्ट्रपति का है और विधि लागू करने का काम कार्यपालिका का है। इस तरह किसी भी राज्य की वो संस्थाएं जो विधि बनाती हैं, विधि को लागू करती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, वही विधिक संप्रभु यानी कानूनी संप्रभु कहलाती है। ठीक है, इस तरह यही कानूनी संप्रभु अगर ब्रिटेन में खोजा जाए तो संसद सहित सम्राट में नजर आता है, और यही कानूनी संप्रभु अगर भारत में खोजा जाए तो संसद सहित राष्ट्रपति में नजर आता है। ठीक है, संसद सहित राष्ट्रपति में नजर आता है। लेकिन हाब्स कहता है कि मेरा जो कानूनी संप्रभु है उसका निवास लिव्याथन में है। ऑस्टिन कहता है मेरा कानूनी संप्रभु एक निश्चित सर्वश्रेष्ठ अधिकारी में है। बेंथम कहता है मेरा कानूनी संप्रभु मानव स्थापित विधि में है, और वहीं रूसो कहता है कि मेरा कानूनी संप्रभु सामान्य इच्छा। ठीक, सामान्य इच्छा में। तो चलिए पहले हम डायग्राम हल्का सा बना देते हैं, फिर कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। लिखिए, कानूनी संप्रभु का निवास कौन है? अच्छा लाइए फोन लीजिए। कानूनी संप्रभु का निवास मिला के लीजिए। एक महत्वपूर्ण काल है, 1 मिनट का हमें समय दीजिए। ठीक, कानूनी संप्रभु का निवास।
चलिए कानूनी संप्रभुता का निवास देखिए कहाँ कहाँ हो सकता है। हॉब्स के अनुसार पहले बेंथम लिखते हैं, हॉब्स से पहले बेंथम आता है ना, लाइन से लिखते हैं, सेटिंग से लिखते हैं। बेंथम के कानूनी संप्रभु का निवास, ऑस्टिन के कानूनी संप्रभु का निवास और रूसो के कानूनी संप्रभु कहाँ कहाँ होता है। तो हॉब्स पहले ही बता देता है भाई, अगर किसी भी राज्य में विधि संप्रभु है, विधि यानी सर्वे सर्वा जो है वो कानून या नियम है, इसका मतलब नियम बनाने वाला संप्रभु, ठीक। और नियम बनाने वाला कौन था? हॉब्स के अनुसार हॉब्स के राज्य में नियम बनाने वाला राजा था और हॉब्स के राजा का नाम लेवियाथन सहित कॉमनवेल्थ, ठीक है, या मानव देव के रूप में लेवियाथन। तो हॉब्स के अनुसार संप्रभुता का निवास किसमें होगा? लेवियाथन, लेवियाथन, इसको ब्रैकेट में आप मानव देव लिख सकते हैं, मानव देव लिख सकते। बेंथम की संप्रभुता का निवास मानव स्थापित विधि में होगा। बेंथम ने धार्मिक नियमों कानूनों का खंडन किया था और कहा था विधि ऐसी हो जो मानव द्वारा स्थापित हो। तो मानव द्वारा स्थापित विधि या मानव स्थापित विधि, ठीक, मानव स्थापित विधि में निवास होगा। ऑस्टिन एक निश्चित श्रेष्ठ अधिकारी में इसका निवास होगा, एक निश्चित श्रेष्ठ अधिकारी में इसका निवास होगा। और रूसों का सामान्य इच्छा में निवास, ठीक, सामान्य इच्छा। इस तरह कम से कम इतने विचारक ये बता पाए कि कानूनी संप्रभुता का निवास कहाँ कहाँ होगा। तो चलिए अब इसके बारे में लिख लीजिए, कानूनी संप्रभुता का निवास होगा कैसे, ठीक है। कानूनी संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादक, कानूनी संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादक, कानूनी संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रतिपादक हॉब्स, हाँ, लेकिन ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता में सबसे बड़ा नाम कमाया। ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता में सबसे बड़ा नाम कमाया। ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता में सबसे बड़ा नाम कमाया। अब इस क्षेत्र में बेंथम भी आता है, लेकिन हॉब्स और ऑस्टिन ही इस क्षेत्र के बड़े विचारक हो जाते हैं। सबसे बड़ा नाम कमाया, इसी में लिखिएगा। दरअसल किसी भी राज्य में यदि कानून संप्रभु है, किसी भी राज्य में, ऐसे लिखे, किसी भी राज्य में कानून बनाने व कानून लागू करने वाली, कानून बनाने व कानून लागू करने वाली संस्था में
कानून बनाने व कानून लागू करने वाली संस्था में ही कानूनी संप्रभुता का निवास होता है। कानून बनाने व कानून लागू करने वाली कानूनी संप्रभुता का निवास होता है। कानूनी संप्रभुता का निवास होता है। अर्थात ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता का निवास ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता का निवास संसद सहित सम्राट में होता है। संसद सहित सम्राट। अब यहाँ देखिए, यहाँ सम्राट है, ठीक, जबकि भारत में संसद सहित राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता का निवास संसद सहित सम्राट में होता है। संसद सहित सम्राट में होता है, जबकि भारत में संसद सहित राष्ट्रपति में नहीं, क्योंकि भारत में संसद सहित राष्ट्रपति में नहीं, ठीक है। इस तरह कानूनी संप्रभुता कानून बनाने वाली और कानून को लागू करने वाली संस्था में निहित होती है। कानून को लागू करने वाली संस्था में निहित होती है, ठीक है। देखो ऋषभ, देखो किसका फोन है। वकील वर्ग कानूनी संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसीलिए ऑस्टिन की किताब वकीलों का बाइबिल कही जाती है। वकील वर्ग कानूनी संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। एमएनआईटी नहीं जाना हरी साहब, बस यहीं आगे जाके ढलान पे वकील वर्ग कानूनी संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं, ठीक है। कानूनी संप्रभुता को सर्वाधिक महत्व देते हैं। पीछे आपने लिखा है कि इसीलिए ऑस्टिन की जो किताब है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इसे वकीलों का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। वकीलों का बाइबल कहा जाता है। इस तरह हमने जाना कि कानूनी संप्रभुता किसी भी राज्य के कानून बनाने वाली यानी संसद और कानून को लागू करने वाली यानी कार्यपालिका में निहित होती है। अब अगर ब्रिटेन में देखें तो कानूनी संप्रभुता का निवास संसद सहित सम्राट में है, और भारत में देखें तो संसद सहित राष्ट्रपति में है, ठीक। तो बताइए, कानूनी संप्रभुता क्लियर हुआ? कानूनी संप्रभुता अगर क्लियर हुआ तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे राजनीतिक संप्रभुता। क्या हुआ? राजनीतिक संप्रभुता। चलो तब तक 7 बजे वाली क्लास ये वाली लगा के तब जाना। राजनीतिक संप्रभुता सुबह हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन। यूट्यूब वाला सेशन आप लोग सॉल्व करते चलिए। ये वीडियो आपके बैच में पहले बाद में आ जाएगी, क्योंकि वो टॉपिक वाइज है। राजनीतिक संप्रभुता। अब देखिए, हाँ ठीक। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ और
लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि शासन का विकास हुआ। दरअसल लोकतंत्र में कंसेप्ट था कि शासन जनता स्वयं करेगी, लेकिन दुनिया में जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि इतनी बड़ी जनसंख्या अगर अपना शासन स्वयं करने लगेगी तो वो राज्य कहीं ना कहीं अराजकता में बदल जाएगा। यानी शासन होते हुए कोई शासन नहीं होगा, सब आपस में कटने मरने लगेंगे। इसलिए पाया गया कि इतनी बड़ी आबादी का शासन एक माध्यम से हो सकता है कि इनमें से प्रतिनिधि शासन को लगाया जाए। ये आबादी अपना नेता, अपना प्रतिनिधि चुने और उनके माध्यम से अपने ऊपर अपना शासन करे। तो जब से प्रजातंत्र में प्रतिनिधात्मक शासन की बात आई, संप्रभुता बढ़ गई। यानी अब तक तो संप्रभुता कानून बनाने वाली या कानून लागू करने वाली संस्था में नहीं थी, लेकिन अब देखा गया कि इन संस्थाओं में बैठता कौन? वो जिसे जनता चुन कर भेजती है, जनता की पसंद है। यानी अगर भारतीय संसद में आप जाएं तो आप मोदी को देखेंगे, आप स्मृति ईरानी को देखेंगे, है ना, आप राहुल गांधी को देखेंगे, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखेंगे। यानी अलग अलग जो नेता दिखाई देते हैं, जो संसद में बैठे रहते हैं, ये कहां से आते हैं? अगर संसद कानूनी संप्रभु है तो इनमें बैठने वाले नेता क्या है? विधि वास्तव कौन बना रहा है? तो पाया गया कि कानूनी संप्रभुता के पीछे भी कहीं एक संप्रभुता रहती है जो इससे भी बड़ी है। उसे हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं, जिसका निवास जनता में होता है। जनता अपने राजनीतिक संप्रभु को अपने मन से चुनती है और अपने मन के चुनाव के आधार पर उस राजनीतिक संप्रभु को शासन में भेजती है, जिसके आने से कानूनी संप्रभु भी छोटा पड़ जाता है। ठीक है। राजनीति विज्ञान में डायसी वो पहला विचारक था जिसने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता को अलग किया था। डायसी ने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता को अलग करके राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादन करके कहा था कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक और छुपी हुई संप्रभुता है जिसका निवास जनता में है, उसे हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। बशर्ते जनता अपनी इन राजनीतिक संप्रभुता का प्रयोग अपने नेताओं, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। ठीक है, प्रतिनिधियों के द्वारा करती है। इस तरह राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादन द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी ने किया था। ठीक है, डायसी महोदय ने किया। चलिए, इसी को आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक संप्रभु वह होता है, राजनीतिक संप्रभु वह होता है, राजनीतिक संप्रभु वह होता है जो कानूनी संप्रभु को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे घर में पिताजी कितने ही संप्रभु दिखाई देते हो या कितने ही सर्वशक्तिशाली दिखाई देते हो, कितने ही घर के नियम कानून बनाने वाली संस्था के रूप में दिखाई देते हो। मेरी छींक आ रही और आके चली जा रही, पूरी तरह नहीं आ रही, इसलिए परेशान करे। तो देखने में घर की पूरी संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता तो पिताजी के हाथ में, सत्य है। लेकिन अगर माता जी को पटा लो और शाम को किसी भी तरह अपनी बात माँ से मनवा लो, तो भैया रात भर में सुबह उठते ही पिताजी की भाषा बदल जाती है। यानी पिताजी के निर्णय बदल जाते हैं, पिताजी के नियम कानून भी बदल सकते हैं, पिताजी कुछ और भी नजर आने लग सकते हैं। अर्थात कि कानूनी संप्रभुता का निवास तो बाप में है, कोई दो राय नहीं, लेकिन अंतिम सत्ता घर की किसके हाथ में है? जो राजनीतिक सत्ता है वो माँ के हाथ में। यानी कानूनी संप्रभु के पीछे कहीं राजनीतिक संप्रभु है जो चाहे तो कानूनी संप्रभुता पर हावी रहती है, निर्णय बदलवा सकती है। तो दुनिया तो कहती भैया इनके पापा बहुत टाइट है, घर में भी बच्चे डरते हैं पापा बहुत टाइट है। सत्य तो ये है
कि मामला किससे बन जाता है, माँ से बन जाता है। तो ये है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता का। डायसी तो कहता है कानूनी संप्रभुता के आगे राजनीतिक संप्रभुता के आगे कानूनी संप्रभु पानी भरता है। ठीक है, मतलब कि राजनीतिक संप्रभु चाहे तो कानूनी संप्रभुता को प्रभावित कर सकता है, उसके निर्णय बदलवा सकता है, कानून नियमों में परिवर्तन करवा सकता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संप्रभु अंतिम सत्ता है जिसका निवास जनता में है। हाँ, जनता इसका प्रयोग अपने नेताओं के द्वारा करती है। अब बताइए समझ में आएगी। राजनीतिक संप्रभु वह होता है जो कानूनी संप्रभु को प्रभावित करता है। आधी बात लिखी नहीं गई है सॉरी। जो कानूनी संप्रभु को प्रभावित करता है, कानूनी संप्रभु को प्रभावित करता है। मेरे जितना जुकाम आपको हुआ होता ना, तो इतनी लाइट और कैमरे में आप कभी ना पढ़ते, और पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? अतः किसी राज्य में पाई जाने वाली, आगे बढ़िए, अतः किसी राज्य में पाई जाने वाली, किसी राज्य में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले सभी प्रभावों का योग, किसी राज्य में पाए जाने वाले आओ भैया, ठीक सुनने वालों कान खराब, पाए जाने वाले सभी प्रभावों का योग, सभी प्रभावों का, किसी राज्य में पाए जाने वाले सभी प्रभावों का योग ही राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। सभी प्रभावों का योग ही राजनीतिक संप्रभुता कहलाता है। कैसे? राजनीतिक संप्रभुता कहलाता है किसी राज्य में पाए जाने वाले सभी सभी प्रभावों का योग, किसी राज्य में पाए जाने वाले सभी प्रभाव, सभी जितने टोटल प्रभाव है ना, का योग ही राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। राजनीतिक संप्रभु कहलाता है। कैसे? यही वह अंतिम सत्ता है, यही वह अंतिम सत्ता है जिसका निवास, यही वह अंतिम सत्ता है जिसका निवास, यानी कहने को घर की सत्ता पिता के हाथ में है, लेकिन वास्तव में घर की अंतिम सत्ता किसके हाथ में चली जाती है? जो निर्णय बदलवाने की क्षमता रखता हो, उससे बड़ा सत्ताधारी कौन रहा है? और वो माँ है। तो यही वह अंतिम सत्ता है जिसका निवास जनता में है, जिसका निवास जनता में है। यही वह अंतिम सत्ता है जिसका निवास जनता में। इसलिए प्रजातंत्र, कानूनी संप्रभु, राजनीतिक संप्रभु के, कानूनी संप्रभु राजनीतिक संप्रभु के पीछे खड़ा है। राजनीतिक संप्रभु के, जा रहे हो, पीछे खड़ा रहता है, राजनीतिक संप्रभु के पीछे खड़ा रहता है। ठीक है, आगे राजनीतिक संप्रभुता के प्रतिपादक, राजनीतिक संप्रभुता के प्रतिपादक, ऐसे पहले लिखिए, सर्वप्रथम कानूनी संप्रभुता व राजनीतिक संप्रभुता को, सर्वप्रथम कानूनी संप्रभुता व राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता व राजनीतिक संप्रभुता को
डायसी ने अलग किया। राजनीतिक संप्रभुता को डायसी ने अलग किया। डायसी महोदय लीजिए भाई, बहुत बड़ा काम किए। डायसी महोदय ने अलग किया। अब ये वाली लाइन अच्छी लगेगी कि अलग करने की वजह से ही राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादक, अलग करने की वजह से ही राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादक डायसी को माना गया। टीजीटी का फेवरेट कि राजनीतिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता को अलग किसने किया और इस तरह राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता का प्रतिपादक कौन। कथन लिख लेते हैं, कथन के बाद क्लास को बंद करते हैं। डायसी ने कहा, डायसी का कथन लिखिए। समय क्या हुआ? डायसी ने कहा कि वकील लोग जिस संप्रभु को मानते हैं, देखिए कह कैसे रहे कि वकील लोग जिस संप्रभु को मानते हैं, यानी कानूनी संप्रभु, वकील लोग जिस संप्रभु को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभुताधारी, वकील लोग जिस कानून को मानते हैं उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है, उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है। संप्रभुता नहीं भाई, उसके पीछे एक और संप्रभु रहता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु सिर झुकाता है। जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु सिर झुकाता है, और वो कौन है? वो है सभी प्रभावों का योग, अंतिम सत्ता जो जनता में निवास करती है, जनता उसे अपने नेताओं को दे देती है। ठीक है, कानूनी संप्रभु सिर झुकाता है। इसी तर्ज पर एक कथन लेकर आते हैं गिलक्राइस्ट, जो बहुत कुछ हुआ यहाँ से। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता कुल प्रभावों का, राजनीतिक संप्रभु, ऐसे लिखिए, राजनीतिक संप्रभु कुल प्रभावों का, इनका तो एक बार मैं देख ही लूं कहीं भूल ना जाए। राजनीतिक संप्रभु, मोबाइल कहाँ गया? उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभुता के पीछे रहता है। उन कुल प्रभावों का योग है। कथन जो है बहुत संभाल के लिखना पड़ता है। उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है, जो कानूनी संप्रभु के पीछे। राजनीतिक संप्रभु उन कुल प्रभावों का योग होता है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। ठीक है, जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। चलिए, ये 2 आज कंप्लीट हुआ। अब कल जो है लोकप्रिय संप्रभुता पढ़ा जाएगा, नाम मात्र की संप्रभुता पढ़ा जाएगा,
और विधि सम्मत संप्रभुता पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद संप्रभुता समाप्त होगा, लास्ट में सारा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इधर शुरुआत में संप्रभुता के 1-2 क्लास थोड़े थोड़े करके पढ़ाए गए हैं, तो कहीं आप परेशान ना हो जाए। तो अंत में हम बताएंगे सिद्धांत क्या है, प्रकार क्या है, स्वरूप क्या है, चेहरे कितने हैं संप्रभुता के, अलग अलग चीजें जो हेडिंग को लेके कंफ्यूजन रहता है। हालांकि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है इसको, लेकिन वो आपको बता देंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता का अंतर समझ में आया कि नहीं। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता का अंतर समझ में आया कि नहीं। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता का अंतर समझ में आया। 1-2 जो क्लास है कमेंट लेट आता था, आ रहा है। हाँ, यस मैम, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो बना के रखते चलिए, डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा। और कल परसों से छुट्टियां होने वाली हैं ऑफलाइन वाली, तो जब ऑफलाइन बैच की छुट्टी होगी तो हम प्रयास करेंगे कि दिवाली तक ये क्लास जो शाम को चल रही है वो सुबह चलाएंगे, ठीक है, सुबह चला देंगे। और शाम को कुछ जो है एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे यूट्यूब पे संविधान की। आशीष श्रीवास्तव जीवन। हाँ आशीष बताइए, आप सही है, आप कोई दिक्कत? मेरा प्रयास पहले समझाने का होता है, इसीलिए मेरी ऑफलाइन क्लास में समय लगता है ना। यहाँ तो लोग एक ही काम करते हैं, मतलब यहाँ पढ़ाने का यही मूल तरीका है, पुरानी पद्धति, बस बोर्ड पे लिख लिख के छपवा देना, और इतना धीरे धीरे लिखना छपवाना कि उतने में लोग समझ लेते हैं, जबकि समझते नहीं हैं लोग, बस सुन लेते हैं, लिखी हुई लाइन को याद कर लेते हैं, उसमें उतनी समझ नहीं रहती, ठीक। लेकिन हमें उन चीज़ों से ऊपर उठना होगा, तभी इस क्लास का कोई मतलब है। फिलहाल एक सूचना जान लीजिएगा, लगभग कल परसों से ऑफर लग जाएगा, तो ऑफर लगने के बाद जो है मित्रगणों को इस चीज़ों को बता दीजिएगा, क्लास का रिव्यू दे दीजिएगा, और जितना हो सके लोगों को चैनल पे लेके आना है। आप लोगों को एक क्रांतिकारी भूमिका में आपको सिविक क्लासेस के साथ खड़ा होना होगा आधार स्तंभ के रूप में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपना स्वभाव ऐसा बनाइए कि समाज का हर वर्ग आपके साथ सुरक्षित, संयमित, संरक्षित और खुशहाल महसूस कर सके। धन्यवाद।